सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम हमारे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का जो बाकी का टॉपिक्स बचा हुआ है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड आज हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं होता है तो कल तो ये चैप्टर 100% ही कंप्लीट हो जाएगा, बट वी विल ट्राई इफ़ वी कैन फिनिश अप दिस चैप्टर टुडे ओनली, क्योंकि बहुत दिन हो चुका है एंड ये चैप्टर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, सो इससे कि पहले मैं इस चैप्टर का मेन जो आज का हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट करूं, मैं चाहता हूं कि आपको एक ब्रीफ अगर रिवीजन हो जाता तो ठीक रहता। सो वही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर हमारा मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, मतलब कंपनी को चलाना उससे जुड़ा हुआ है ये हमारा चैप्टर। दिस चैप्टर इज कनेक्टेड विद हाउ द कंपनी वर्क्स। जस्ट अ सेकेंड। ये जो चैप्टर है ये इस बात को लेकर के है कि कंपनी में मैनेजमेंट जो होता है वो कैसे होता है। अब इसमें हमारा जो सबसे पहला चीज़ होता है वो ये होता है कि कंपनी में जो मैनेजमेंट है उसमें जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ की जाती है वो है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब कि ये सोचना कि कंपनी में क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू, उस चीज़ को सोचना, ये प्लानिंग में आता है। तो ये चैप्टर हमने प्लानिंग जो है वो हमने बहुत ही अच्छे से एंड डिटेल्स में कवर अप कर लिया है। इसके बाद होता है कि जब हम सोच लेते हैं तो हमें सोचने के बाद तैयारियां करनी पड़ती है, एंड वो जो तैयारी होती है वो हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में देखते हैं। वी नीड टू मेक अरेंजमेंट्स, या फिर सिंपल लैंग्वेज में हमें यहाँ पे तैयारी करनी होती है, और वो जो तैयारी होता है वो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में आता है। तो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में हमने अब तक बेसिकली क्या पढ़ा हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग का सबसे पहले जो चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ा है वह है ऑर्गेनाइजिंग का बेसिक्स, कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, क्यों करना होता है, उसका फ़ायदा क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। फिर ऑर्गेनाइजिंग का बेसिक्स पढ़ने के बाद हमने जो चीज़ें पढ़ा हुआ है वो है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में जो बिजनेस के स्ट्रक्चर्स होते हैं, या फिर जिस तरीके से हमारे बिजनेस में लोगों का स्ट्रक्चर रहता है उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हमने बेसिक्स पढ़ा, इसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, जो इसमें कि 3 टाइप के हमने पढ़े हैं। एक है लाइन एंड दूसरा लाइन एंड स्टाफ। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था फंक्शनल एंड डिविजनल, एंड फंक्शनल एंड डिविजनल के बाद जो हमने पढ़ा था वो था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। हमने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल को भी इसमें स्टडी किया था। तो ये 3 टाइप के जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं वो हमने स्टडी किया था। एंड ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमें ये बताते हैं कि एक कंपनी का जो लेआउट होता है एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर का वो कैसा होता है। अब यहाँ तक हमने इस चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा हुआ है। अब आज जो है वो हमें नेक्स्ट टॉपिक के साथ शुरू करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ओके, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। अब इससे कि पहले मैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को समझाऊं, मैं सिंपल एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर करवा देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कंप्यूटर खरीदा, यू बॉट अ कंप्यूटर। मैं लैपटॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। आपने एक कंप्यूटर खरीदा हुआ है। अब इस कंप्यूटर को अगर आप अपने घर में ले आके सिर्फ डाल देते हैं तो उससे क्या कुछ काम होगा? मतलब मेरा ये यहाँ पे कहना है कि ये जो कंप्यूटर है इसको चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इसे चलने के लिए बिजली चाहिए। लेकिन अगर हम इसे बिजली नहीं देते हैं तो क्या इसको क्या इसको खरीदने का कोई मतलब होगा? कि जब हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही जो है वो हम किसी को नहीं दे रहे हैं। जैसे कंप्यूटर को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और अगर हम सिर्फ एक कंप्यूटर खरीद के घर में डाल दे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी दे ही ना, सो विल दैट बी एनी हेल्पफुल? ऑब्वियसली नहीं।
फिर मैं और एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान के चलिए आपने एक गाड़ी खरीदा, यू बॉट अ कार, लेकिन उस कार का लेकिन आप उस गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डलवाते हो। ये आपने कार खरीदी और लेकिन आप गाड़ी में जो है वो पेट्रोल ही नहीं डालते हो, तो क्या वो गाड़ी चलेगी? ऑब्वियसली नहीं। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो भी ऐसा ही है। ये क्या कहता है कि अगर हम अपने बिजनेस में लोगों को अपॉइंट तो कर लेते हैं, मतलब हमने अपने बिजनेस में लोगों को डाल तो दिया, लेकिन अगर उसको कोई पावर नहीं दिया जाएगा तो फिर उसको लेना बेकार है, क्योंकि जब उसके पास कोई पावर ही नहीं होगा तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये क्या कहता है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है ये हमें करना चाहिए। मतलब हमें सिर्फ अपने बिजनेस में लोगों को रखना ही नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें वो पावर भी देना चाहिए जिससे कि वो लोग काम कर सके। तो ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, इसका मतलब क्या होता है? द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर डिवाइड्स एंड असाइंस वर्क टू हिज सबऑर्डिनेट्स। The manager himself only performs the tasks which require his specific talents and expertise. The rest of the work and its responsibility will be divided and delegated to the subordinate. Along with the responsibilities, the manager will also share the authority, that is the power that enables the subordinate to carry out the tasks. अब जैसा कि मैंने कहा कि अगर मैं सिर्फ एक गाड़ी खरीद लेता हूं लेकिन मैं उसमें पेट्रोल ही नहीं डालता हूं, या फिर मैं एक कंप्यूटर खरीद लेता हूं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं देता हूं, तो क्या उसको खरीदने का कोई मतलब होगा? बिल्कुल भी उसका कोई भी मतलब नहीं होने वाला। तो इन द सेम मैनर अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक ये खरीद लेते हैं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को अपने बिजनेस में भर्ती कर लेते हैं, लेकिन भर्ती करने के बाद हम उन्हें कोई भी चीज़ जो है वी डोंट गिव देम एनी काइंड ऑफ पावर, सो विल दैट बी ऑफ एनी यूज? नो। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है कि एक आदमी जो होता है वो अपना अथॉरिटी या फिर जो पावर होता है वो अपने जूनियर्स को देता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल ये जो एमडी होगा, इस एमडी का सबसे ज़्यादा पावर होगा, लेकिन अगर एमडी खुद ही बिजनेस में काम करने लग जाए तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि बिजनेस का सारा काम ये एमडी खुद नहीं संभाल सकता है। तो ये एमडी क्या करेगा? ये एमडी अपने नीचर्स में, ये अपने नीचे में जो मैनेजर्स हैं उन मैनेजर्स को ये अपॉइंट करेगा। अब आपने मैनेजर्स को तो अपॉइंट कर लिया है, लेकिन मैनेजर्स को अपॉइंट करने के बाद अगर आप उन्हें पावर ही नहीं देते हैं तो फिर वो किस काम के? तो ये एमडी यहाँ पे क्या करेगा कि अपना जो काम है वो काम इन सभी को बांट देगा। मतलब एमडी का काम क्या है? बिजनेस को संभालना, लेकिन वो ये काम अकेले नहीं कर सकता है। तो वो क्या करेगा? जो मेन काम है वो चीज़ वो खुद ही करेगा, एंड मेन काम को छोड़ के जो बाकी का काम सब रहेगा उसका कुछ पोर्शन इसको देगा, फिर कुछ पोर्शन इसको देगा, फिर कुछ पोर्शन इसको देगा। तो ये जो होता है जहाँ पे आदमी अपने काम का एक हिस्सा या फिर अपना जो पावर होता है वो दूसरों को डेलीगेट करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब अपना जो पावर है उसको दूसरों को देना, वही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है। So the delegation of authority is the process by which manager divides and assigns work to his subordinates. The manager himself only performs the tasks which require his specific talents and expertise. The rest of the work and its responsibility will be divided and delegated to his subordinate. Along with the responsibilities, the manager will also share the authorities, that is the power that enables the subordinate to carry out the task. तो वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें काम ही नहीं देगा बल्कि उन्हें पावर भी देगा। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ गाड़ी खरीद लेने से नहीं होगा, गाड़ी में पेट्रोल भी डालना पड़ेगा। उसी तरीके से आदमी को ले लेने से सिर्फ नहीं होगा, आदमी को पावर भी देना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस जिसमें कि एक सीनियर अपना पावर या फिर जो अथॉरिटी होता है वो अपने छोटे या फिर अपने से जूनियर लोगों को देता है, उसी को प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ओके,
अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या करना जरूरी है? तो पहला रीजन है रिलाइविंग टॉप एग्जीक्यूटिव्स। टॉप एग्जीक्यूटिव्स कैन नॉट परफॉर्म एंड सुपरवाइज ईच एंड एवरी वर्क, मोreover they are required to undertake important tasks of planning and controlling. Delegation helps executive in delegating their work to subordinate officers. तो भैया एक आदमी के बस का नहीं है कि वो सारा का सारा काम खुद अपने हिसाब से कर सके, इसीलिए उसको अपना काम जो है वो दूसरों को देना पड़ता है ताकि उसके ऊपर में बोझ जो है वो बोझ कम हो जाए। बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन टू डू ऑल द वर्क सिंगल हैंडेडली, देयरफॉर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम दैट ही डेलीगेट्स हिज वर्क टू हिज subordinates. Okay, फिर है improved functioning. In the absence of delegation, some persons may be burdened with more tasks while others may not have sufficient work to do. Delegation helps in rationalizing the functions of an organization. Work is divided among various persons in such a way that it is done in an efficient way. Nobody is unduly burdened and no work is left unattended. अब जैसा कि मैंने कहा कि एक कंपनी में एक एमडी है, ओके, एंड एमडी के नीचे में लोग तो हैं लेकिन वो लोगों के पास कोई पावर ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर, कि ये जो एमडी है यही सारा काम कर रहा है एंड इन लोगों के पास कोई काम ही नहीं है, तो इसके पास जो काम का बोझ है वो बहुत हाई है एंड इनके पास काम का बोझ एकदम है ही नहीं, जीरो काम का बोझ है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये एक रैशनल चीज़ नहीं होगा कि एक ही आदमी सारा काम करेगा और बाकी सिर्फ मज़े लूटने के लिए वहाँ पे होंगे, ये नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि ये जो काम होता है ये काम आधा इसके पास, आधा इसके पास, आधा इसके पास, तो ऐसे कुछ कुछ उसका पार्ट जो है वो इन सभी के पास जाता रहता है एंड इससे जो फंक्शनिंग है वो भी इम्प्रूव होती है। क्यों? क्योंकि जो अब यहाँ पे टीम वर्क हो चुका है, तो एक आदमी के ऊपर में सारा का सारा बर्डन नहीं है, उसका बर्डन अब ट्रांसफ़र हो चुका है, तो इससे जो काम है वो काम भी और अच्छे से होगा। ओके, फिर इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ वर्क। जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि अगर एक एमडी है वही सेल्स का काम देख रहा है, वही परचेज का काम देख रहा है, वही प्रोडक्शन का काम देख रहा है, सो वो जो काम है वो ना होने के बराबर ही होगा। लेकिन अगर वो आदमी अपना जो काम है वो अगर अपने जूनियर्स को दे देता है, इफ़ द पर्सन गिव्स हिज वर्क टू द जूनियर्स देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर हिम। अगर वो अपना काम जो है वो जूनियर्स को दे देता है तो उससे काम फट जाएगा, हर किसी के पास रैशनल तरीके से काम आएगा एंड जो काम होगा वो भी और अच्छे तरीके से हो पाएगा, क्योंकि एक आदमी सब में अच्छा नहीं हो सकता है। तो वैसे ही अगर ये एमडी जो है वो सेल्स का भी काम करे, प्रोडक्शन का भी काम करे, मैन्युफैक्चरिंग का काम करे, सब कुछ का काम करे, तो इसके लिए उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर सेल्स को संभालने के लिए एक सेल्स मैनेजर रहे, प्रोडक्शन को संभालने के लिए एक प्रोडक्शन मैनेजर रहे, फिर परचेज को संभालने के लिए एक परचेज मैनेजर रहे, सो इन सच केसेस ये जो हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क है वो भी बहुत अच्छा होगा। ओके, फिर बेटर डिसीजन मेकिंग। डेलीगेशन इनेबल्स फास्टर डिसीजन मेकिंग एज सबऑर्डिनेट्स हैव द अथॉरिटी टू डू द जॉब्स विदाउट गोइंग टू सुपीरियर्स एवरी टाइम दे फेस अ प्रॉब्लम। दिस इनेबल्स क्विक डिसीजन मेकिंग। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, इसमें ये एमडी या फिर जो हायर अथॉरिटी होगा वो सिर्फ और सिर्फ इनको काम ही नहीं देगा, वो इनको पावर भी देगा। तो अगर इसके पास पावर है, इसके पास पावर है, इसके पास पावर है, तो ये लोग अपना सूझबूझ के हिसाब से काम कर सकते हैं। दे कैन वर्क ऑन देयर ओन। इन्हें हर टाइम जा करके एमडी से पूछो, एमडी से पूछो, एमडी से पूछो फिर करेंगे, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। तो क्योंकि इनके पास पावर है तो ये लोग डिसीजन जल्दी ले सकते हैं एंड जल्दी डिसीजन लेने की वजह से क्या होता है कि जो डिसीजन होता है वो और अच्छा हो जाता है। ओके, फिर एक development of managers. If managers delegate authority and responsibility to subordinates, they can accept more tasks and responsibilities from their superiors. By taking routine jobs down the hierarchy, they can take more challenging projects and expand their skills as competent managers. जैसा कि यहाँ पे है कि ये अगर इसको काम दे रहा है तो ये काम में माहिर हो जाएगा एंड इससे जो उसका स्किल्स है वो स्किल्स भी इंप्रूव करेगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि एमडी बोलेगा नहीं मैं तुम्हें कोई काम ही नहीं दूंगा, तो ही इज़ गुड फॉर नथिंग। सो इन दैट केस उसका किसी भी तरीके से जो मतलब उसका जो ग्रोथ है, फर्म का ग्रोथ होगा नहीं होगा वो बात का बात है, लेकिन वो जो आदमी है उसका ग्रोथ नहीं ही होगा। ओके ओके, सो यही था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो कि एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था एंड बिकॉज हमने अभी तक
बहुत कम टाइम ही पढ़ा है, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करूंगा जो कि है डिसेंट्रलाइजेशन वर्सेस सेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सो आई गेस ये आपको पहले से पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे किस लिए बैठे हैं। ओके, अब देखिए मैं इसका एग्जांपल एक बहुत छोटा नॉर्मल से एग्जांपल लेता हूँ कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे आप अगर पैसे मांगने जाओ ना, तो वो लोग ऐसा मुंह बनाते हैं कि आप उनसे पैसे नहीं बल्कि उनकी जान मांग रहे हो। ओके, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे कि आप अगर पैसे मांगने जाओ तो वो ऐसा मुंह बनाएंगे कि आप उनसे पैसे नहीं बल्कि उनकी जान मांग रहे हो। क्यों? क्योंकि वो अपने पैसों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं एंड वो नहीं चाहते हैं कि उनका पैसा कोई भी यूज़ करे। बट ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे कि आप जितना भी पैसा क्यों ना मांग लो, वो लोग एक बार भी कंप्लेन नहीं करते हैं, दे विल नेवर कंप्लेन अबाउट दैट। तो ये लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि पैसा उनके पास है या फिर नहीं है, जबकि इनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये पैसे देने से पहले बहुत बार सोचते हैं और नहीं ही देते हैं, लेकिन ये पैसा देने में नहीं सोचेगा। तो कुछ इसी तरीके का डिसेंट्रलाइजेशन होता है एंड सेंट्रलाइजेशन होता है। कुछ कंपनी के जो टॉप मैनेजर्स होते हैं उनका क्या सोचना होता है कि कंपनी में जो सबसे मेन चीज़ है वो है पावर, वो है ताकत। एंड वो ये चाहते हैं कि हम ये पावर अपने पास ही रखें, हम ये पावर किसी तीसरे आदमी को ना दें। और ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि ये चाहते हैं कि यही पावर जो हमारे पास है, ये जितने ज़्यादा लोगों के पास होगा हमारे बिजनेस के लिए उतना अच्छा होगा। तो ये जो अलग अलग व्यूज़ हैं कि एक में ये चाहता है कि पावर जो है वो सिर्फ इसी के पास रहे एंड एक ये चाहता है कि पावर इसके पास जाए, इसके पास जाए, इसके पास जाए, इसके पास जाए। तो ये जो इस टाइप का जो हमारा सोच होता है, तो इसी को पहले सोच को बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। ओके, एंड जो नेक्स्ट सोच होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें क्या फ़र्क होता है कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो हायर अथॉरिटी है वो ये चाहते हैं कि जो भी पावर है या फिर जो भी डिसीजन मेकिंग का पावर है वो सिर्फ कुछ ही हाथों में रहे, वो ज़्यादा लोगों में ना बटे। मतलब मिठाई जो है वो ज़्यादा लोगों में ना बटे, वो कुछ ही लोगों के पास सिमट कर रह जाए। जबकि ये जो लोग हैं ये क्या चाहते हैं कि ये जो पावर है वो जितने ही लोगों के पास क्यों ना जाए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद हाउ मेनी पीपल द पावर इज़ बीइंग शेयर्ड। अगर 2-3 के पास है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर 10-15 लोग भी आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अपने पास ही पावर को रखना, किसी दूसरे को पावर ना देना। एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि वही पावर जो कि दूसरों के अपने पास था वो दूसरों को देना। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो मान के चलिए ये एक आप अगर मैग्नेट को देखते होंगे तो ये पता होगा कि मैग्नेट के हम जितने पास जाएंगे उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो उतना ज़्यादा होता है, जबकि मैग्नेट से जितना हम दूर जाएंगे उसका मैग्नेटिक इफेक्ट कम हो जाता है। तो इन द सेम मैनर ये अगर बिजनेस का एक सेंटर पॉइंट है तो इस सेंटर पॉइंट के जितने करीब हम रहेंगे उतना हमारा पावर कम होगा। तो जितना हम करीब रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर, सो उसको हम लोग सेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। एंड क्योंकि सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पावर जो है वो इसमें मतलब कंसंट्रेटेड पावर रहेगा, ज़्यादा लोगों में बटा हुआ पावर नहीं रहेगा। वही अगर मैं डिसेंट्रलाइजेशन की बात करूं तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि सेंटर को छोड़ करके, तो एक मैग्नेट का सेंटर को छोड़ करके जब हम जाते हैं तो क्या होता है, जो मैग्नेटिक पावर होता है वो घट जाता है। मतलब पावर जो होता है वो उस टाइम पे उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहता है। तो उसी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि बिजनेस में
डिसेंट्रलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि बिजनेस का जो पावर है वो कुछ ही लोगों के पास रहेगा, एंड डिसेंट्रलाइजेशन में ये जो पावर है वो सभी के पास रहेगा। तो आइए देखते हैं। सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू अ सेटअप इन विच द डिसीजन मेकिंग पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू लीडर्स एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। Decisions are made at the top and communicated to lower level managers for implementation. Lower level employees have to obey the rules made by the higher management organization without doubting the rules and regulation। मतलब ये यहाँ पे एक तानाशाही टाइप का होता है कि ऊपर के कुछ लोग होंगे जैसे ये and इनके पास ही पावर रहेगा, एंड ये जो भी बनाएंगे तुमको वो बात मानना पड़ेगा। वॉट एवर दे आर मेकिंग यू कैनॉट क्वेश्चन दैट, तुमको वो चीज़ मानना ही पड़ेगा। तो सेंट्रलाइजेशन का पहला मतलब यही होता है कि जो पावर होता है वो कुछ ही लोगों के बीच में है, जो बीच में है लोग वो सेंटर में है, एंड सेंट्रलाइजेशन मतलब कि सेंटर की तरफ रहना। ओके अब सेंट्रलाइजेशन का मेरिट्स क्या क्या, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो पहला मेरिट है सेंट्रलाइजेशन इनेबल्स स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर्स एंड सिस्टम, इट फैसिलिटेट्स स्मूथ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज आल्सो अ कंसिस्टेंसी इन डे टू डे वर्किंग, द कंज्यूमर सर्विस विल आल्सो इंप्रूव, स्टैंडर्ड पॉलिसीज आर यूज्ड। अब जैसा कि स्टैंडर्ड की सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि कुछ ही लोगों के पास पावर रहती है, तो जब कम लोगों के पास पावर रहती है तो वो पावर ठीक से भी इस्तेमाल होता है। यही एक कारण है कि सेंट्रलाइजेशन बहुत लोग प्रैक्टिस करते भी हैं, क्योंकि पावर जितने कम लोगों के पास रहेगा वो उतना अच्छा से काम कर पाएगा, इससे एक स्टैंडर्ड बन पाता है। जबकि वही चीज़ को अगर हम 50-100 लोगों के बीच में अगर हम बांट देंगे तो उससे क्या होगा कि जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत होगी, तो उससे जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो अगर हम सेंट्रलाइजेशन करते हैं, सो बिकॉज ऑफ सेंट्रलाइजेशन वी आर एबल टू अचीव अ स्टैंडर्डाइजेशन इन आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक स्टैंडर्ड बन जाता है कि इस स्टैंडर्ड के नीचे हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं होता है। ओके अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फैसिलिटेट्स इवैल्यूएशन। व्हेन सेम पॉलिसीज आर यूज्ड फॉर ऑल सेगमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज देयर परफॉर्मेंस कैन इजीली बी इवैल्यूएटेड। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंपेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। दिस विल ब्रिंग अ सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग वेरियस सेगमेंट्स। अल्टीमेटली द ओवरऑल परफॉर्मेंस विल इम्प्रूव। अब ये जो हमारा सेंट्रलाइजेशन होता है, क्योंकि ये सेंट्रलाइजेशन में कुछ ही लोग होते हैं जो कि मिल के पूरे बिजनेस को चलाते हैं, ओनली अ फ्यू पीपल रन द होल बिजनेस। सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि इसकी वजह से, क्योंकि कुछ ही लोग हैं, तो ये देखना बहुत आसान हो जाता है कि हमने जो पॉलिसी को इस्तेमाल किया है वो ठीक से इम्प्लीमेंट हुआ है या फिर ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। मतलब इसमें जो है क्योंकि कुछ ही लोग हैं तो उनमें अगर हमें ये कैलकुलेट करना हुआ कि हमारा जो प्लान था वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, उसमें क्या गलतियां रह गई, क्या उसमें पीछे रह गया, तो ये सब चीज़ें जो होता है ये इसमें हम लोग आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हैं। ओके फिर इकोनॉमी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट विल ब्रिंग इन इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। देयर विल बी सेंट्रलाइज्ड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। दिस विल इनेबल बल्क बाइंग रिजल्टिंग इन डिस्काउंट्स एंड सेविंग्स इन ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। While sales are done in large quantities, then customers are offered better terms and low prices. There will be an economy in managerial expense also। मतलब ये यहाँ पे सिंपली बोलता है कि सेंट्रलाइजेशन जो है वो सस्ता पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम सेंट्रलाइजेशन जो होता है यहाँ पे अगर हम ऐसे करते हैं कि कुछ ही लोगों को हमने अपने बिजनेस में रखा हुआ है जिनके पास मेन पावर है, तो पहली बात जब कम लोग रहेंगे तो हमारा बिजनेस में जो काम है वो और अच्छे से हो पाएगा। इससे तो पहला बात तो यही है कि क्योंकि कम लोग हैं तो बिजनेस जो है वो उसमें वो सस्ता पड़ता है बिजनेस के लिए। दिस इज चीप फॉर द बिजनेस, क्योंकि इसमें कम ही लोग हैं, लेकिन जितने ज़्यादा लोग हम लाएंगे हमारे लिए वो उतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो ये सस्ता इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर कम लोग रहेंगे तो कम लोग मिलके ज़्यादा अच्छा सोच पाएंगे। देयर विल बी अ सेंट्रलाइज्ड बाइंग एंड सेलिंग। दिस विल इनेबल बल्क बाइंग रिजल्टिंग इन डिस्काउंट्स एंड सेविंग्स इन ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। मतलब कुछ ही लोग जब रहेंगे तो वो लोग बल्क बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा लोग रहेंगे तो कोई ये बोलेगा कोई वो बोलेगा, तो इससे किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, अंत में बिजनेस का ही लॉस होगा। जबकि इसमें क्या होता है कि क्योंकि कुछ ही लोग रहते हैं, सो बिकॉज ऑफ दिस देयर इज एक अच्छे तरीके से काम होता है एंड सस्ता पड़ता है काम करना।
फिर है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। अब इसमें क्योंकि भैया क्योंकि इसमें कम ही है तो ये बहुत आसान हो जाता है कोऑर्डिनेशन करना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उनको संभालना उतना मुश्किल होता है। बट जब जब बट व्हेन देयर आर लो पीपल, जब कम लोग हैं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी वजह से ये जो सेंट्रलाइज्ड है उसमें हमारे काम जो है वो काफ़ी कोऑर्डिनेटेड तरीके से होते हैं। ओके, अब इसका डीमेरिट्स क्या क्या है? तो पहला चीज़ तो भैया यही है कि इसमें इंडिविजुअल इनिशिएटिव ये हो जाता है। मतलब हो सकता है कि अगर सेंट्रलाइज्ड हैं तो उसमें 2-3 लोग मिलके ही बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि वो डिसीजन चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो, आपको वो मानना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर कभी डिसीजन जो है वो अच्छा नहीं हुआ, या फिर डिसीजन तो अच्छा था लेकिन उससे भी बेटर डिसीजन एक आ सकता था, बट क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है, इसकी मतलब कुछ ही लोगों का पावर है इसमें डिसीजन लेने का, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव होता है, मतलब एक आदमी के अंदर में जो खुद के स्किल्स होते हैं, वो स्किल्स यहाँ पे ख़त्म कर दिए जाते हैं। मतलब हो सकता है कि ये 3 लोग मिलकर ले तो रहे हैं, लेकिन ये लोग ठीक भी ले रहे होंगे, लेकिन बाहर का एक आदमी है जो कि इनसे बेटर डिसीजन ले सकता है, बट क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड है तो ये इसके अंदर में जा नहीं सकता है, ये डिसीजन नहीं ले सकता। तो ये चाहे खराब डिसीजन ले या फिर अच्छा डिसीजन ले, उससे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें अगर हम अच्छा भी कुछ करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ओके, फिर है ओवर बर्डन ऑफ फ्यू। अब यहाँ पे भी और बात है, क्योंकि सिर्फ 3 ही लोग हैं तो भले ही इनके पास पावर बहुत ज़्यादा हो लेकिन काम भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर 3 लोग या फिर बहुत केस में 1 या 2 ही लोग रहते हैं, तो जब इतने ही लोग मिल करके बिजनेस का सारा डिसीजंस लेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो लोग रहेंगे उनके ऊपर में बर्डन भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि कुछ ही लोग हैं एंड काम बहुत ज़्यादा होता है, एंड ये लोग चाहते भी नहीं है कि कोई दूसरा आके इनकी हेल्प भी करे। सो दैट इज़ द रीज़न वाई, बिकॉज इसमें उनका जो बर्डन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, फिर द ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइज आर स्लोड डाउन अंडर सेंट्रलाइज्ड सेटअप, ऑल डिसीजंस आर टेकन ओनली बाय वन पर्सन एंड हिज अनएबिलिटी कीप्स द मैटर्स पेंडिंग इवन। अब देखिए, क्योंकि कुछ ही लोग हैं तो ये बहुत क्योंकि कुछ ही लोग हैं तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपका जो बिजनेस का जो काम होता है वो स्लो हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1-2 लोग हैं, अब ये 1 ही 2 लोग मिलकर सब कुछ संभाल रहे हैं। अब ये एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम देख पाएंगे। अब मान कर चलिए ये एक दिन जो है ये सेल्स डिपार्टमेंट को देखने जाते हैं, तो उस दिन जाहिर सी बात है कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसका काम नहीं हो पाएगा। ये बोलेंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम आज नहीं होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम जो है वो कल या परसों या फिर जब भी होगा तब करेंगे। तो इससे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम जो है वो स्लो हो जाएगा। फिर किसी दिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखने गए तो परचेज डिपार्टमेंट का वो जो काम था वो वहाँ पे रुक गया। तो क्योंकि यहाँ पे कुछ ही लोग हैं, एक आदमी एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम कर सकता है, सो बिकॉज ऑफ दैट इससे जो ऑपरेशंस होते हैं वो स्लो हो जाते हैं। फिर डिस्टेंस फ्रॉम कस्टमर्स, द कस्टमर्स डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद पॉलिसी मेकर्स। जाहिर सी बात है कि कुछ ही लोग हैं, तो इतने सारे लोग जब 2-3 लोग ही रहेंगे तो जाहिर सी बात है ये 2-3 लोग बहुत ही वीआईपी कल्चर के लोग रहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो कस्टमर्स होता है वो इनको अप्रोच करने से डरते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा आप कस्टमर से जुड़ पाओगे, बट कम लोग होने के कारण जो कस्टमर इंटरेक्शन होता है वो भी इसमें बहुत कम हो जाता है। क्योंकि अगर कस्टमर से मिलने भी जाए तो 2 या 3 लोग हैं, अब ये 2-3 लोग मिलके कितने कस्टमर्स को हैंडल करेंगे। तो इसमें जो कस्टमर के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो हमारा बहुत कम हो जाता है। ओके, इसका नो स्कोप फॉर स्पेशलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है कि एक ही आदमी या 2-3 आदमी मिलके हर टाइप का डिसीजन लेते हैं। अब भाई ये तो पॉसिबल नहीं ना है कि हर किसी के पास हर चीज़ का नॉलेज हो, तो उसके पास अगर किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है बट स्टिल उसे वो डिसीज़न लेना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कंपनी में डिसीज़न भले ही बहुत जल्दी ले लिया जाएगा लेकिन वो स्पेशलिस्ट डिसीज़न नहीं रहेगा। जैसे
जैसे ये जो हमारा बिजनेस है इसमें एक ही आदमी है एंड वो एक फाइनेंस मैनेजर है, तो ऑल्दो उसको सेल्स का थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा बट ही विल नॉट बी एन एक्सपर्ट इन सेल्स। सो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर सेल्स से रिगार्डेड कोई नॉलेज यहाँ पे होगा तो वो, अगर सेल्स से रिगार्डिंग कोई डिसीजन होगा तो वो डिसीजन ये नहीं ले पाएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस वो स्पेशलाइज्ड डिसीजन जो कि एक सेल्स मैनेजर अलग से लेता तो हो पाता, वो यहाँ पे नहीं हो पाता है। ओके अब है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। अब डिसेंट्रलाइजेशन का वो मतलब होता है उल्टा, कि ये जो कंपनी का मेन पावर है ये अब सिर्फ कुछ ही लोगों के बीच में नहीं है बल्कि ये और लोगों के बीच में हट चुका है। So decentralization refers to a specific form of organizational structure where the top management delegates decision-making responsibilities and daily operations to middle and lower subordinates. मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो पावर होता है वो लोगों को दे दिया जाता है। द मैनेजमेंट कैन दस कंसंट्रेट ऑन टेकिंग देयर मेजर डिसीजंस विद greater time abundance. Business houses often feel the requirement of decentralization to continue efficiency in their operation. मतलब इसका सिंपल मतलब ये है कि जो हमारा मेन जो ये है वो अपना पावर किसी दूसरे को दे रहा है। ओके, he is giving his power to somebody else. So this is the reason why decentralization इसको नाम दिया गया कि एक आदमी जो है वो अपना पावर या फिर अपना जो डिसीजन लेने का काम है वो किसी दूसरे को दे रहा है। इट इज नॉट दैट कि कुछ ही लोगों के पास पावर है। ओके, अब इसका मेरिट्स क्या होता है, व्हाट आर द मेरिट्स। तो सबसे पहला मेरिट तो यही है कि भैया जो बर्डन है टॉप एग्जीक्यूटिव का वो कम हो जाता है। कुछ ही लोगों के ऊपर सरदर्द रहता है कि ये भी काम करना है, 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 तो वो जो चीज़ है वो यहाँ पे कम हो जाता है। ये जो बर्डन होता है टॉप एग्जीक्यूटिव्स पे वो बर्डन बहुत ही कम हो जाता है। द बर्डन ऑन द टॉप एग्जीक्यूटिव्स इज रिड्यूस, क्योंकि पहले जहां एक दो आदमी मिलकर के डिसीजन लेते थे अब वहीं 4 5 6 7 लोग मिलकर ले रहे हैं, तो उनका जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। फिर है फैसिलिटेट्स डाइवर्सिफिकेशन अंडर डिसेंट्रलाइजेशन। द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, एक्टिविटीज एंड मार्केट्स एटसेट्रा इज फैसिलिटेटेड। अ सेंट्रलाइज्ड इंटरप्राइज विद द कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप विल फाइंड इट डिफिकल्ट। अब देखिए फैसिलिटेट्स डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि देखिए अगर एक कंपनी है जो कि फॉर एग्जांपल वो चाय बनाती है एंड उसका जो मेन मैनेजमेंट है उसमें सिर्फ 3 ही लोग हैं। ओके, अब ये 3 लोगों के लिए चाय संभालना ही बहुत मुश्किल हो गया है। तो अब अगर ये लोग कोई दूसरा चीज़ में उतरना चाहते हैं, जैसे मैं अगर बात करूं तो ये लोग अगर कॉफ़ी में उतरना चाहते हैं तो ये लोग बोलेंगे भाई पहले चाय तो संभाल लें तब जाके कॉफ़ी में उतरेंगे। तो क्योंकि 3 ही लोगों के पास ये पावर है एंड 3 ही लोगों से ये संभल भी नहीं रहा है, तो जब चाय ही नहीं संभल रहा है तो कॉफ़ी क्या करेंगे। तो इससे कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन जो है वो नहीं हो पाता है। बट अगर ऐसा होगा कि चाय में ये 3 लोग रहेंगे एंड कॉफ़ी के लिए ये लोग और 3 लोगों को ले आते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो पावर है वो इनके पास भी होगा एंड इससे जो कंपनी है उसका डाइवर्सिफिकेशन भी होगा। ओके, फिर better control and supervision. Decentralization ensures better control and supervision as the subordinates at the lowest level will have the authority to make independent decisions. As a result, they have thorough knowledge of every assignment under their control and are in a position to make amendments and take corrective action. तो इसमें जो कंट्रोल है वो आसान होता है क्योंकि जाहिर सी बात है भैया जब बहुत ही ज़्यादा लोग इसमें काम कर रहे हैं तो हर किसी के पास पावर है एंड वो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जो डिसीजन है वो ले सकता है। उसे हर टाइम जा करके अपने सीनियर को नहीं पूछना कि सर मैं ये डिसीजन लूँ या फिर मैं ये ना लूँ, ये लूँ या फिर ना लूँ। तो इसकी वजह से जो कंट्रोल एंड सुपरविजन होता है वो अच्छा हो जाता है एंड जो डिसीजन होता है वो भी इसमें बहुत जल्दी ले लिया जाता है। क्विक डिसीजन मेकिंग की जल्दी डिसीजन लिया जा सकता है। हर किसी के पास पावर है तो वो बिना अपने सीनियर को पूछे डिसीजन ले सकता है। ओके, फिर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट मतलब इसमें लोगों का भी डेवलपमेंट होता है क्योंकि अब ज़्यादा लोग कंपनी से जुड़े हुए हैं एंड हर किसी के पास पावर है एंड उसे अपना पावर को यूज़ करके काम करना है। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ दैट कि इससे जो लोग हैं उनके अंदर में स्किल्स डेवलपमेंट होता है। दे डेवलप अ स्किल्स अमंग देमसेल्व्स एंड बिकॉज ऑफ दिस एंड इसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो स्किल ग्रोथ होता है एंड उनका जो ये होता है मतलब उनका जो ह्यूमन ग्रोथ होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है वो इसमें बहुत अच्छे
तरीके से होता है। इसमें एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट जो है वो इसमें होता है। ओके, फिर टू प्रोवाइड प्रोडक्ट एंड मार्केट एम्फसाइजेस, a product loses its market when new products appear in the market on account of innovations or changes in the customer's demand. In such cases, authorities decentralized to the regional units to render instant service taking into account the price, quality, delivery, novelty etc. अब मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये है हमारा एक कंपनी, ओके, जो कि आलू का चिप्स बनाता है, एंड इसका जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है, एंड दिल्ली में ही इसका जो मेन मैनेजमेंट है वो भी वहीं पे रहता है। अब ये क्या, इसका सारा देश में धंधा बहुत ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल में इन्हीं का एक कंपटीटर आ गया जिसने इन सब का जो माल है उसी को बिकना बंद कर दिया। मतलब ऐसा माल लाया कि इन लोगों का कोई सामान ही नहीं खरीदता है। ओके, अब भले ही ये दुकान जो है ये वेस्ट बंगाल में है, बट इनका जो कंट्रोल है वो अभी भी सिर्फ दिल्ली में बैठे हुए लोगों के पास है। अब दिल्ली में बैठे हुए लोग बंगाल में क्या चल रहा है वो तो उनको नहीं पता है। तो ऐसे केस में वो लोगों को अगर इसमें ये करना है कि बंगाल में हमारा कंपटीटर आ चुका है, तो हमें जो है बंगाल में अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे या फिर कुछ भी मैनेजमेंट में चेंजेस करने होंगे। बट क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो दिल्ली में है, एंड वहाँ से वेस्ट बंगाल का जो मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन अगर यहाँ पे होगा तो वेस्ट बंगाल में ही जो यहाँ पे आदमी होगा उसके पास भी पावर होगी, एंड वो अपनी सूझबूझ से ये कर सकता है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके हिसाब से वो अपना डिसीजन ले, जिसकी वजह से ये जो कंपनी है वो डूबे नहीं। क्योंकि अगर ये बोलेंगे कि नहीं बंगाल में भले हमें लॉस हो या ना हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर हमारे पास ही रहेगा, तो तुम्हारे इस पावर के चक्कर में तुम्हारा जो डिसीजन है वो बहुत ख़राब होगा, एंड इससे जो बिजनेस है उसको लॉस होगा। तो क्विक डिसीजन लेने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि आप यहाँ पे बैठे हैं एंड आपको नहीं पता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो आप अगर अभी भी इस जिद पे रहेंगे कि नहीं मैं ही वहाँ का लूँगा चाहे जो हो जाए, तो इससे बहुत ही ज़्यादा डिले होगा एंड इससे आपका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। फिर इट प्रमोट्स मोटिवेशन, ये भी एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के जैसा ही है कि जैसे ही लोगों को हम कुछ काम देते हैं तो वो मोटिवेटेड होते हैं, उनमें स्किल्स आता है जिससे कि वो और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ओके, अब इसका जो ये है, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? तो पहला है अंडर डिसेंट्रलाइजेशन इट्स नॉट पॉसिबल टू फॉलो यूनिफॉर्म पॉलिसीज एंड स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स, ईच मैनेजर विल वर्क एंड फ्रेम पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू हिज टैलेंट। अब जैसा कि मैंने कहा कि सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि 2-3 लोग रहते हैं एंड वो अपने हिसाब से लेते हैं, तो एक स्टैंडर्ड में एक डिसीजंस लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोग हैं, जैसे दिल्ली का चिप्स फैक्ट्री में 2 लोग हैं, वेस्ट बंगाल का चिप्स फैक्ट्री में 2 लोग हैं, बिहार का चिप्स फैक्ट्री में 2 लोग हैं, तो क्योंकि अलग जगह पे अलग अलग लोग हैं तो वो अपने हिसाब से बिजनेस को चलाएंगे। तो एक यूनिफॉर्म तरीके से, मतलब सेम तरीके से बिजनेस अगर सारा, इफ़ द बिजनेस इज एबल टू, मतलब अगर हम ऐसा चाहें कि एक ही तरीके से बिजनेस हर जगह चले, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग हैं एंड वो अलग अलग लोग अपने हिसाब से बिजनेस को चलाएंगे, तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं होता है। फिर है प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन भी नहीं यहाँ पे हो सकता है। बंगाल में कुछ और चल रहा है एंड यहाँ पे दिल्ली में कुछ और चल रहा है, एंड इन दोनों के बीच में बातचीत भी नहीं हो पा रही है, तो जिसकी वजह से जो कोऑर्डिनेशन है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। फिर है मोर फाइनेंशियल बर्डन, अब यहाँ पे महंगा पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि वहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे 4-5, मतलब यहाँ पे टोटल 6 लोग काम कर रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो 3 गुना पैसा यहाँ पे लग रहा है, तो इस पे ये महंगा होता है। फिर रिक्वायर क्वालिफाइड पर्सनल, डिसेंट्रलाइजेशन बिकम्स यूजुअल व्हेन देयर आर नो क्वालिफाइड एंड कम्पिटेंट पर्सनल। अब यहाँ पे हो ही सकता है कि मैंने जिसको नौकरी पे रखा है वो नालायक हो, तो अगर वो जो नालायक होगा तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, तो इसीलिए अपने हिसाब का आदमी ढूंढना जो कि उसके लिए बहुत एकदम सूटेबल हो, वो बहुत मुश्किल काम होता है इसमें। ओके, एंड इसमें कन्फ्लिक्ट तो होगा ही, जाहिर सी बात है। अगर बंगाल में एक आदमी ये बोल रहा है कि भाई मुझे अपने हिसाब से काम करने दो, लेकिन ये बोलता है कि नहीं तुम्हें हमारा बात मानना पड़ेगा,
तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में झगड़ा होगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन में झगड़ा होता है एंड दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब डेलीगेशन जो है वो हम जानते हैं कि एक सीनियर क्या करता है, वो अपना पावर अपने जूनियर को देता है, ही ट्रांसफर्स द पावर टू हिज जूनियर। एंड डिसेंट्रलाइजेशन में भी यही होता है कि सीनियर्स जो होते हैं वो भी अपना पावर जूनियर्स को देते हैं। तो फिर सर इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, तो आइए देखते हैं। तो डेलीगेशन क्या है कि इन डेलीगेशन अ सुपीरियर डेलीगेट्स और ट्रांसफर सम राइट्स और ड्यूटीज टू और सबॉर्डिनेट्स बट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट वर्क डज नॉट एंड। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन रिलीव्स द सुपीरियर फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द सबॉर्डिनेट बिकम्स लायबल फॉर दैट वर्क। अब देखिए डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि मैं सिर्फ अपने काम का एक हिस्सा दूसरे को दे रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग देम अ पोर्शन, मैं उन्हें सिर्फ पावर दे रहा हूँ, लेकिन अभी भी वो जो काम है वो मेरा ही है, अभी भी मैं ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैंने बस अपनी मदद के लिए लोगों को पावर दे करके रखा हुआ है एंड उसमें अगर कुछ भी होता है तो वो मेरे ऊपर ही उसका बिल फटेगा। ये डेलीगेशन में होता है कि हम सिर्फ अपना काम दूसरों को देते हैं, हम सिर्फ पावर दूसरों को देते हैं, हमारा जिम्मेदारी वहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि हमने सब कुछ दे करके रखा हुआ है, अब तुम्हें जैसा सही लगे तुम अपने हिसाब से काम करो, मेरा अब इसमें कोई रोल नहीं है। जैसे बिहार का जो चिप्स का यहाँ पे फैक्ट्री था, वहाँ का जो मैनेजमेंट होगा अगर वो डिसेंट्रलाइज्ड होगा तो उसको अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी है, उसे कोई भी ज़रूरत नहीं है दिल्ली के रूल्स फॉलो करने को। लेकिन अगर डेलीगेशन है तो ऑल्दो वो अपने हिसाब से काम तो कर सकते हैं, लेकिन उनके काम करने के तरीके के ऊपर में अभी भी जो दिल्ली का मैनेजमेंट होगा उसका कंट्रोल रहेगा। ओके, फिर डेलीगेशन इज कंपल्सरी एक्ट एज नो मैनेजर कैन परफॉर्म ऑल टास्क ऑन हिज ओन। आपको डेलीगेशन करना ही पड़ेगा, वो कंपल्सरी है, मतलब ऐसा कोई रूल में नहीं लिखा है बट कंपल्सरी काम है, क्योंकि आप खुद एक सारा काम नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू ऑल द वर्क ऑन योर ओन, यू विल हैव टू डू डेलीगेशन। तो डेलीगेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक आदमी खुद सारा काम नहीं कर सकता है। जबकि जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो एक ऑप्शनल काम होता है, वो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं आप और चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन की मैं अगर बात करूं तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि बहुत कंपनीज सेंट्रलाइज्ड रहती हैं जबकि बहुत कंपनीज डिसेंट्रलाइज्ड रहती है। डिसेंट्रलाइजेशन रहना या फिर सेंट्रलाइज्ड रहना ये एक ऑप्शन है, लेकिन डेलीगेट करना ये एक कंपल्सरी काम है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, फिर डेलीगेशन का मेन एम क्या है कि जिससे जो ऊपर के लोग हैं उनका जो बर्डन है वो कम हो सके, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द मैनेजर, उसका ऊपर में जो बर्डन है वो कम हो सके, ये इसका मेन एम होता है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है कि जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं उन मैनेजर्स का जो काम होता है या फिर उनका जो रोल एंड पावर होता है उनको बढ़ाना, मतलब मैं डेलीगेट अपना काम कर रहा हूँ सिर्फ अपना बर्डन को घटाने के लिए, जबकि मैं डिसेंट्रलाइजेशन कर रहा हूँ उन सभी को अपने हिसाब से काम करने की छूट देने के लिए। ओके, फिर है डेलीगेशन जो है इसका स्कोप नैरो है एज इट इज कन्फाइंड टू अ सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट सबॉर्डिनेट, और डिसेंट्रलाइजेशन का वाइड एज इट इन्वॉल्व एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन टू द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि एक जूनियर जो है वो सिर्फ अपना एक सीनियर जो है वो अपना सिर्फ जूनियर को काम दे रहा है, मतलब सिर्फ उसकी और इसके बीच में रहेगा। जैसे मैं अगर बात करूँ तो डेलीगेशन जो होता है वो हो सकता है कि एक सेल्स मैनेजर अपने असिस्टेंट को वो काम डेलीगेट कर दे, ये एक नैरो स्कोप है जिसमें सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी का पावर पूरा का पूरा उन लोगों में बांट दिया गया है, तो ये इसमें सिर्फ एक आदमी एंड उसका जूनियर या फिर एक जूनियर और उसका जूनियर नहीं रहेगा, इसमें सारे लोग आ जाएंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज अ वाइडर टर्म एंड डेलीगेशन इज अ नैरोअर टर्म। ओके, फिर डेलीगेशन में क्या होता है कि देयर इज लेस फ्रीडम टू टेक डिसीजन ड्यू टू मोर एंड मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर। जैसे कि मैंने कहा कि डेलीगेशन में क्या होता है कि ऑल्दो आपको पावर तो दे दिया गया है बट अभी भी उसी के हाथ में सब कुछ है, तो अभी भी उसी के हाथ में सब कुछ होने की वजह से उसी के ऊपर में सब कुछ डिपेंड करता है
कि वो अपने हिसाब से डिसीजन कैसे लेता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन। उसके पास पूरी फ्रीडम नहीं है। मतलब आप फ्रीडम से काम तो कीजिए, लेकिन एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जा करके आप काम नहीं कर सकते हैं। ये डेलीगेशन का है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई तुमको जैसे काम करना है तुम करो, मेरा तुम्हारे ऊपर में किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं आता है। ओके, सो ये था डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में डिफरेंस। एंड याद रखिएगा ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर बात करूँ डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन का मतलब, तो भैया ये बहुत ही आसान है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज डेलीगेटेड अक्रॉस मल्टीपल लेवल्स, मतलब बहुत ही लोगों के बीच में जो है वो हम अपना पावर को बांट देते हैं। जबकि सेंट्रलाइजेशन में जो होता है वो जो मेन पावर है वो कुछ ही लोगों के बीच में रहता है। ओके, अब सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, अब डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन होता है वो कहीं भी जा सकता है, मतलब कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। जबकि सेंट्रलाइजेशन में क्या है कि ये 2 या 3 लोग अगर रहेंगे तो इससे इसके पास आएगा, फिर इससे इसके पास आएगा, फिर इससे इसके पास आएगा, ऐसा करके होता है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, अब इससे इससे के पास, फिर इससे इससे के पास, फिर इसके पास से इससे इसके पास से इससे, तो इंफॉर्मेशन किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ओके, अब डिसेंट्रलाइजेशन किसको करना चाहिए, तो उसको करना चाहिए जिसका बिजनेस बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर उसका बिजनेस बहुत बड़ा है तो उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो खुद अपने हिसाब से अपने ही मर्जी से ले सके। ओके, जबकि सेंट्रलाइजेशन क्या है कि अगर बहुत ही छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो छोटा ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से उसमें उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि सेंट्रलाइज्ड है या फिर डिसेंट्रलाइज्ड। वैसे में अगर सेंट्रलाइज्ड हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो डिसीजन होता है वो जल्दी लिया जा सकता है, जो कि मैंने आपको कहा था कि क्योंकि ज़्यादा लोग हैं एंड हर किसी के पास अपना खुद का पावर है। सो बिकॉज ऑफ दिस जो डिसीजंस होते हैं वो हम जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। जबकि इसमें जो डिसीजन होता है वो काफ़ी स्लो होता है, वो आस्ते से लिया जाता है। फिर जो इसमें जो डिसेंट्रलाइजेशन होते हैं उसमें काफ़ी लोग होते हैं, जबकि सेंट्रलाइजेशन में बहुत कम लोग रहते हैं। सेंट्रलाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन रहता है वो बहुत कम रहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि भैया हमारा तो कुछ चलना है नहीं, हमें जो कुछ भी है वो ऊपर वाले का ही मानना है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में हम अपने मर्जी से भी काम कर सकते हैं, तो इससे जो मोटिवेशन है वो ज़्यादा अच्छे से होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में झगड़ा जो है वो होता है, सेंट्रलाइजेशन में वो झगड़ा कम होता है। अब डिसेंट्रलाइजेशन में जो बर्डन होता है वो ज़्यादा लोगों के बीच में बांट दिया जाता है, तो बर्डन ऊपर का बर्डन जो है वो कम हो जाता है। लेकिन सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ एक ही आदमी होता है जिसके पास पूरा का पूरा बर्डन रहता है। ओनली वन ग्रुप इज कैरिंग द बर्डन। एंड अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो प्रोन टू इनस्टेबिलिटी ड्यू टू मल्टीपल कन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस। डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो बहुत अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये अलग से काम करेगा, ये अलग से काम करेगा, सब में झगड़ा होता रहेगा, तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगा। जबकि सेंट्रलाइजेशन जो होता है उसमें स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हद तक रहती है। ओके, सो ये था डिफरेंस बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। जैसे कि मैंने कहा था कि आज हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, एंड हमने कोशिश की और ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। सो आज के चैप्टर में बस इतना ही था, मतलब आज के वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं एक अलग वीडियो में एक अगले चैप्टर के साथ। एंड हम जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि स्टाफिंग होता है वो स्टाफिंग हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं। सो तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैव अ नाइस नाइट, बाय बाय, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड जय हिंद।